हेलो एंड वेलकम टू सेशन। इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर हम बात कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इंडिया के पॉलिटिकल और इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स के बारे में। पॉलिटिकली हमने देखा कि इंडिया कब बना, उसमें कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उनकी लोकेशन के बारे में, इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स के बारे में हमने देखा, उसकी कोस्ट के बारे में देखा। और उसके बाद हमने बात की जो इंडिया की फिजिकल डिवीजन्स है। फिजिकल डिवीजन्स मीन्स वी कैन से लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ये चीजें हमने बात की थी, है ना। आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। और अभी क्या पढ़ेंगे? विल डिस्कस द रिवर्स, जिसको हम कहते हैं जनरली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगर ड्रेनेज की बात करें, अगर कभी भी वर्ड आता है द ड्रेनेज सिस्टम, तो इट मीन्स हम बात कर रहे होंगे रिवर की। मैं लिख देता हूँ ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम। तो हम रिवर की बात कर रहे हैं। जब इंडिया का रिवर सिस्टम की बात होती थी, और वो भी कौन सा मेजर, तो मेजर कौन सी है? एक सिस्टम है हिमालय की रिवर्स का। इसमें क्या है या इसका मतलब क्या है कि जो हिमालय माउंटेन है उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं, उन सबको एक सिस्टम में काउंट कर लेंगे। उसमें मेजर कौन सी है? एक इंडस मेजर है, ब्रह्मपुत्र मेजर और गंगा। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं 99% वो इन्हीं के ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडिपेंडेंट रिवर्स बहुत कम होंगी, रेयर होंगी। उसके अलावा एक सिस्टम आता है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर जिसको हम कहते हैं साउथ इंडियन रिवर्स। तो ऐसे कह सकते हैं आप नॉर्थ इंडिया के रिवर्स, और दूसरी कह सकते हैं आप साउथ इंडिया के रिवर्स। इन्हीं को हम कह रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स, राइट। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं? जैसे गोदावरी है, महाराष्ट्र में सुनते होंगे, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी भी ले लेते हैं हम इसमें। तो दो सिस्टम ये हो गए, नॉर्थ और साउथ। एक है वो सिस्टम जो हम पोजीशन या लोकेशन के हिसाब से नहीं, हम बात कर रहे हैं कि जो रिवर हैं वो किस तरफ फ्लो करती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दो मेजर रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ चलती हैं। क्योंकि ये जो रिवर्स हैं नॉर्थ के साउथ की, ये कहाँ की तरफ चलती हैं? ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो वेस्ट को अलग लेना पड़ता है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो वो हमने तीसरा ले लिया, राइट। तो इनके बारे में हमें ब्रीफ में पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या पता होना चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा वो चीजें। लाइक सबसे पहले आ गया रिवर सिस्टम ऑफ इंडस। तो जो इंडस का सिस्टम है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या क्वेश्चन बनते हैं? जितने भी रिवर्स होंगी उसमें देखो सबसे पहले क्या देखना है आपने, मेजर रिवर कौन सी है? इंडस है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक रिवर चल रही है, दिस इज द मेन रिवर। अब ये कौन सी है? इंडस। अब जो जो नदियां इसमें पानी ऐड कर रही हैं, यानी कि वो पानी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं या ट्रिब्यूट कर रही हैं। अब एक नदी इधर से आई, इसमें जुड़ गई आके, तो इसका पानी कहाँ गया नदी का? इस जो नंबर वन रिवर है, इस नंबर टू का पानी उसमें चला गया। एक इस तरफ है, ये यहां से आई। और ये कौन सी है? द नंबर थ्री रिवर। तो ये भी किसको ज्वाइन कर रही है? नंबर वन को। तो जो भी छोटी छोटी रिवर्स और वो एक मेजर रिवर को ज्वाइन करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट। राइट। तो चलिए, डाउट तो नहीं है? अगर आपको अगर डाउट है तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना, कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अब आपको थोड़ा आइडिया कि ट्रिब्यूटरीज का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि जो इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से मेजर इंडिया में बात कर लीजिए। मैं सारी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी चाहेंगे तो पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम के लिए आप एग्जाम रेडी और रहेंगे। झेलम आपने नाम सुना है, चिनाब आपने नाम सुना है, रावी सुना है, ब्यास सुना है, सतलुज सुना है। ये सारे इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कि निकलती कहाँ से हैं? पहाड़ों से निकलती हैं ऑब्वियसली, पर कौन सी जगह से? कि मानसरोवर लेक के पास से निकलते हैं इंडस, जो कहाँ पे? कैलाश माउंटेन जो है उसके पास है। और जो झेलम है वो वेरीनाग से निकलती है जम्मू कश्मीर में। जो चिनाब है बारालाचा पास है जी, वहां से निकलती है। रावी और ब्यास ये दोनों रोहतांग पास से निकलते हैं, हिमाचल में, आपने नाम सुना होगा इसका। और सतलुज जो है ये भी मानसरोवर लेक से निकलती है। यानी कि इंडस और सतलुज ऑलमोस्ट सेम जगह से निकल रही हैं। अब इस मैप में देख लीजिए, यहाँ पे इंडस आपको निकलती नजर आ रही है, यहाँ से चल रही है। वो पार्ट कहाँ पे है? वो तिब्बत का पार्ट है। यहाँ से जा रही है ऊपर, और उधर से होते हुए नीचे आके ये इंडस यहाँ लिखा हुआ ना, इंडस, इसके साथ देख लीजिए। और फिर कहाँ जा रही है? ये नीचे पाकिस्तान, और फिर आगे
अरेबियन सी में ज्वाइन कर रही है। उसके बाद अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी है, चाहे वो सतलुज है, सतलुज भी कहीं वहीं से निकल के आ रही है, राइट। इधर ब्यास आपको मिल रही है, ये ब्यास ये सतलुज में जाके ज्वाइन हो जाती है। और यहाँ पे दिस इज रावी, ये चिनाब को ज्वाइन कर रही है, और चिनाब यहाँ से निकल रही है, जो भी हमने बात की है चिनाब है ये, और फिर दोनों ज्वाइन करती हैं और आगे सतलुज को ज्वाइन कर, फिर सारी ये, और इधर जो झेलम है, राइट, झेलम भी कहाँ जा रही है, ये चेनाब को ज्वाइन कर रही है। तो ऐसे इसकी पांच ट्रिब्यूटरीज हो गई। और शायद कल याद हो हमने बात की उनके दोआब के बारे में, सिंध सागर दोआब, चच दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, ये हमने कल बात की थी, वही है। अगर दिल करते तो ये पढ़ सकते कि पाकिस्तान में कौन कौन सी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपके नॉलेज के लिए आपको चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ ये पांच ट्रिब्यूटरीज इंडस की वो पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से अगर बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो गंगा कहाँ से निकलती है, दिस एरिया, द गंगोत्री ग्लेशियर, एक्चुअली दो नदियां हैं, एक भगीरथी है और एक अलकनंदा। जब वो दोनों मिल जाती हैं तो तब उसके बाद जो नदी चलती है वो गंगा कहलाती है, उससे पहले गंगा नहीं होती है, राइट। भागीरथी हिंदी में लिख देता हूँ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। और एक क्या है, अलकनंदा, अलकनंदा। हिंदी भी आती है मुझे लिखनी भाई, ऐसा नहीं है, पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, गंगा, यू कैन सी दिस गंगा एंटायर स्ट्रेच कहाँ तक जा रही है, बे ऑफ बंगाल तक जा रही है ये। अब इसमें आप देखिए क्या देखेंगे, इसके ट्रिब्यूटरी ये वाली रिवर, दिस इज यमुना, कहाँ लिखा है यमुना, ये लिखा है यमुना। और यमुना के साथ कौन कौन सी रिवर आके जो ज्वाइन करती हैं, अब ये जो रिवर है दिस इज चिनाब, सॉरी चिनाब क्या है, चंबल। तो चंबल, आप इसको ऐसे समझेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, और यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, चंबल ये वही वाली नदी है जिसको कहते हैं चंबल की घाटी, वही वाली नदी है जी। और कौन सी नदी ज्वाइन करती है इसको, यमुना को, सिंध है, उसके बाद इधर बेतवा है, केन है ना, और फिर चंबल की पार्वती, उतना तो नहीं, मेन में चले जाएंगे। अब ये शारदा नदी है, वो देख लीजिए किस में मिलती है, घाघरा नदी है, और इधर गोमती है, तो गोमती, घाघरा, गंडक एंड सप्तकोसी, और इधर आ जाती है कोसी। तो ये जो रिवर्स हैं आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब ये रिवर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सोर्स क्या है उनका निकलने का, यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे जो गंगा है जब निकलती है वो क्या कहलाती है, भागीरथी, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। चंबल निकलती है, विंध्या जो पहाड़ियां हैं वहां पे एक छोटा हिल है, जानपाव, वहां से निकलती है। बनास जो है अरावली रेंज से निकलती है, ये राजस्थान की नदी है। बेतवा भी जो हम बात कर रहे थे, ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। केन बारनेर पहाड़ी से निकलती है, उसकी जो रेंज है। सोन नदी ये अमरकंटक प्लेटो से निकलती है, मध्य प्रदेश में है। दामोदर ये छोटा नागपुर का प्लेटो से निकलती है। रामगंगा गढ़वाल से निकलती है, उत्तराखंड के में है गढ़वाल, आपको पता होगा। और जो घाघरा नदी है ये कहाँ से निकलती है, जहाँ मानसरोवर है वहीं से निकलती है, उसी के पास है। काली रिवर जो है ये जो ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर है वहां से निकलती है, कौन सी मीन्स, नेपाल और उत्तराखंड वाले। गंडक नदी जो है तिब्बत और नेपाल की बॉर्डर से, ये भी बूढ़ी गंडक, ये भी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से है। और जो कोसी है ये क्या है, बेसिकली नदियां हैं कुछ, तोमार, अरुण एंड सोन कोसी, इन तीनों को, इनकी त्रिवेणी को क्या कहा जाता है महाभारत के रेंज में, ये तीनों मिलकर बनाती हैं कोसी। यानी कि पहले तीन नदियां होती हैं, और महाभारत जो पहाड़ी है ये नेपाल में, इसके बाद ये बन जाती है कोसी नदी। तो ये फैक्ट है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है आपको कि रटने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, समझने के लिए कम है यहाँ पे। और एक तरह से कह लीजिए जीके क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको पता होने चाहिए। तीसरा जो है ब्रह्मपुत्रा का है। ब्रह्मपुत्रा जहां से, यानी कि तिब्बत से जहां से इंडस निकल रही थी, वहीं से कौन सी निकल रही, सतलुज, वहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है। रास्ते अलग अलग हो जाते हैं इनके, अदरवाइज ये जो तीन मेजर सिस्टम है इंडिया के वो एक जगह से ही है ना। इसका नाम क्या है तिब्बत में, इसका नाम है सांगपो। चाइना में कुछ और है जी, यारलुंग जांगपो जियांगजिन, है ना। असम में इसको दिहांग कहते हैं, और जब सादिया पार कर जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, हमारे यहाँ जमुना कुछ और है, वहां पे जमुना कुछ और है। बाद में जब इसमें गंगा नदी मिक्स हो जाती है, क्योंकि बाद में क्या होता है, यहाँ से गंगा निकली इधर को चली गई, इधर ब्रह्मपुत्र निकली ये इधर आ गई, और दोनों आके ज्वाइन कर जाते हैं। पिछले वाले मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं, हाँ इसमें देख लीजिए।
कि यहाँ से आपको गंगा नजर आ रही है, ये जाती है आगे, एक्चुअली गंगा अकेली नहीं, इधर से जो नदी ये वाली है दिस इज ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों ज्वाइन कर जाती हैं तो उसके बाद अब ये किस क्या कहेंगे, ये गंगा है या ब्रह्मपुत्र है? इसी का नाम है जी, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है पद्मा रिवर। और उसके बाद जाके क्या बन जाता है, ये मेघना बन जाती है। तो नाम इसके अलग अलग हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये सारी नदियां नजर आ रही हैं। यहाँ पे ये जमुना लिखा हुआ है तो यहाँ जमुना कह रहे हैं, उससे पहले इसको ब्रह्मपुत्रा कह रहे हैं, है ना। और कौन सी नदी इसमें आके मिल रही है, इधर से मेघना एक नदी आ रही है तो यहाँ इसको पद्मा कह रहे हैं। तो ये नाम है इसके ब्रह्मपुत्र के, और कुछ नहीं। और ये हमने जहाँ से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, ये वो जगह है। और यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे थे, सांगपो, ये लिखा हुआ है सांगपो या यारलुंग जांगपो, एक ही मतलब है। वहां से निकल के कहाँ गई है ये, वहां से निकल के ये असम से होते हुए और जाके गंगा के साथ मिलके कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, निकलती हिमालय से, ज्वाइन किसको करती हैं ये दोनों, ये बे ऑफ बंगाल के पानी में जाके गिर जाती हैं। फिर जो साउथ इंडिया है जिसके बारे में हमने कहा कि पेनिनसुलर रिवर्स, तो यहाँ पे जो नदियां जो ईस्ट की तरफ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये नदियों के नाम हैं। अगर हो सकता है तो मैप में ये एक बार देख लीजिएगा, जैसे महानदी कहाँ पे है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट। And then there is Kaveri River, fine. And Penar is there, Swarnrekha is there, Brahmani, Sharda, Ponayar and Vegai। ये कुछ नदियां हैं जो आपको पता नहीं चाहिए कि नदियों के नाम कहाँ पे हैं ये, राइट। इस मैप को अच्छे से ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ, तो उसमें क्या है, लोकेशन देख लीजिएगा कि महानदी कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में, ये स्टेट देख लीजिए उड़ीसा होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, एक तो रिवर देखेंगे, मेन रिवर कौन सी है, नंबर वन। नंबर टू उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, नंबर टू ट्रिब्यूटरीज। और नंबर थ्री क्या देखेंगे, नंबर ये थ्री आप देखेंगे वो कौन सी स्टेट से क्रॉस करती हैं, स्टेट्स, राइट। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, राइट। ये मैंने क्या डाल दिया, एक्चुअली ये इसलिए डाला है, ये कुछ न्यूज में चलता रहता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरलिंकिंग ब्लूप्रिंट। एक्चुअली ये कहा जाता है जो ये नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं हमारी, ये है पेरिनियल, इनके बारे में ये बोला जाता है पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या है, जो पूरा साल बहती हैं, जिनमें पूरा साल पानी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्लेशियर से बनती हैं, ग्लेशियर का जो या बर्फ है, स्नो है, वो मेल्ट होने से बनती हैं। पर जो पेनिनसुलर की हैं उनके बारे में कहा जाता है वो है सीजनल या नॉन पेरिनियल। सीजनल का मतलब क्या होता है, जिसमें जो पानी है सिर्फ सीजन में, वो कौन से सीजन में, जब रेन आएगी। अब इससे होता क्या है, जो ये नॉर्थ इंडिया की पेरिनियल रिवर है, इनमें पानी ज्यादा हो जाता है और मानसून में फ्लड आ जाता है। जैसे आजकल आप मानसून में देख रहे हैं फ्लड आया हुआ बहुत जगह पे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, पानी नहीं होता तो सूखा पड़ने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये चीज है, अब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है वो साउथ से जोड़ दी जाए, बस ये है ना। अभी जो स्टार्ट किया गया पहला प्रोजेक्ट वो है ये दो नदियों का। अभी याद है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो यमुना है उसकी ट्रिब्यूटरी है बेतवा और केन। तो केन और बेतवा, ये क्या है, एक केन बेतवा को लिंक करने का प्रोजेक्ट है, लिंकिंग प्रोजेक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अभी जो है कौन सी नदियों को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, केन और बेतवा को, जो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें करना क्या है, जो केन का पानी है एक्स्ट्रा, वो बेतवा में भेजना, कि बेतवा में पानी कम होता है। उससे क्या होगा कि जो बेतवा में सूखा है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, वहां पे एग्रीकल्चर हो सके, क्योंकि इरिगेशन के जो मेथड है या इरिगेशन के जो मीन्स है, साधन है सिंचाई के, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और आप खेतों को पानी दे पाएंगे, कुछ ऐसा है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा जो उसके बाद हम बात करेंगे वो है क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मीन्स मौसम कैसे हैं हमारे यहाँ पे, क्या है, राइम है बेसिकली, एक पूरे लय में चलता है। कोल्ड वेदर आता है, उसके बाद हॉट वेदर आता है, फिर मानसून आता है और फिर मानसून वापस जाता है। तो चार तरह से देखा जाता है इसको। हमें जनरली लगता है ये एक ही है, पर इसको दो मानते हैं जो जोग्राफर्स हैं, कि आता मानसून जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ऑनसेट कहते हैं कि मानसून आ गया। और एक है रिट्रीट करता है, यानी कि जाता मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट
मानसून कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून कहा जाता है, राइट। तो ऐसे देखेंगे। बाकी आपको पता है कि व्हाट इज सर्दी एंड व्हाट इज गर्मी। तो ये बताने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है, कब से कब तक होती है इतना पता ही होगा कि दिसंबर से फरवरी जो है वो सर्दी वाला सीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम जो सन की रेज है डायरेक्ट वो कहाँ पड़ती हैं? साउथ हेमिस्फीयर में। कि अर्थ जो है ऐसे है, टिल्टेड है। तो जो सन की रेज पड़ रही है, जो शुरू में हमने पढ़ा ज्योग्राफी में कि अब सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है, हम कहाँ पे हैं? नॉर्थ में। तो गर्मी कहाँ पे होगी? साउथ में होगी। नॉर्थ में गर्मी नहीं होती थी। नॉर्थ में क्या होगा उस टाइम? विंटर है। तो नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस इंटेंस कोल्ड। यानी कि जो इंडिया उसमें भी दो पार्ट है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ठंड होती है। साउथ में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्लेजेंट सुहावना सा मौसम रहता है। और कुछ और चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। साइक्लोन आते हैं कहाँ पे? इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ। जो दूसरा सीजन है वो हॉट सीजन है कि यहाँ पे टेम्परेचर, अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया नॉर्थ में, साउथ में कम होता जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब जो साउथ इंडिया है यहाँ पे सर्दियां और गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। ना ज्यादा सर्दी होगी और ना ज्यादा गर्मी होगी, मीन्स वहां पे ना सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी। बट हम इंडिया में क्या होता है? चिल्ड, यानी कि चिली। बहुत ठंड भी होगी और बहुत ज्यादा हॉट वेदर भी होगा, सर्दी और गर्मी दोनों है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें खास चीज देखने को मिलती है। हॉट वेदर में कुछ अलग अलग चीजें, जैसे जो प्लेन एरिया है यहाँ पे गर्मी की वजह से गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। और कई जगह पे आंधियां आती हैं, कई जगह पे जो है बारिश होती है छोटी मोटी। तो इस वाले एरिया में आसाम में इनको बोलते हैं बारदोली छेरा। और यहाँ पे आंधियां आती हैं कुछ, दीज आर कॉल्ड काल बैसाखी। ये कौन सा एरिया है? दिस इज वेस्ट बंगाल। मैंगो शावर, ये एक बारिश होती है जो जो मैंगो की फसल है उसके लिए अच्छी होती है। कर्नाटक का एरिया तो वहाँ पे इसको मैंगो शावर कहते हैं। और केरल के एरिया में, तमिलनाडु के कुछ एरिया में इससे क्या होता है, जो चेरी है उसकी फसल के लिए अच्छी होती है, तो वहां पे उस बारिश को चेरी ब्लॉसम कहते हैं या ब्लॉसम शावर कहते हैं। ठीक है। फिर है साउथ वेस्ट सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन का मतलब क्या है? ये वो सीजन है जिसमें मानसून आता है, यानी कि बारिश आ जाती है। और कब से कब तक रहता है ये? ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जून से सितंबर का जो पीरियड है ये मानसून का पीरियड है। यहाँ पे क्या होगा? जो हीट है वो रिलेटिवली कम हो जाती है बारिश की वजह से। और गर्मी की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता हो जाता है। जैसे जो विंड है, कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है तो जो इधर उधर से हवाएं हैं वो सारी आने लगती हैं और यहाँ पे बारिश लेके आती हैं अपने साथ, कुछ ऐसा कहा जाता है। अ, ये कुछ जोग्राफर कहते हैं कि ऐसे बारिश आती है, राइट। कि हवाएं ऐसे आती हैं, उसके बाद क्या करती हैं ये? इसको क्रॉस करती हैं। इसको क्रॉस करेंगी तो ये इंडिया की तरफ मुड़ जाती हैं और इंडिया में बारिश आती है। अब यहाँ ये क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी से पानी में से जो जाएंगी, पानी के ऊपर से हवाएं वो यहाँ से मॉइस्चर उठाएंगी और यहाँ पे बारिश करती हैं वो। तो ये डेट्स हैं जो मौसम विभाग है उसने फिक्स की हुई है कि इंडिया में जब मानसून आता है वो डेट कौन सी है? 1 जून को मानसून आ जाता है। और वो 5 जून, फिर 10 जून, फिर जुलाई, और यानी कि पूरा इंडिया कब तक कवर करता है? 15 जुलाई तक। यानी कि करीब 1.5 महीने में पूरा इंडिया कवर करता है, 1 जून से 15 जुलाई। ये कब है? जून में आया था। कब तक रहता है? अभी हमने पढ़ा कि जो मानसून का पीरियड है वो सितंबर तक है, यानी कि सितंबर के बाद ये वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो 7 सितंबर जो है जोग्राफर्स कहते हैं वापस जाना स्टार्ट हो जाता है। और कब तक? अक्टूबर में जाके ये इंडिया को छोड़ चुका होता है। तो 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यहाँ पे मानसून जो है जा चुका होता है, राइट। ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आइडिया के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कि जो पूरा साल बारिश होती है इंडिया में, मानसून आता है, सर्दियों में बारिश होती है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है? तो इस मैप में जितना आपको डार्क नजर आ रहा है वो एरिया वो है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जो लाइट है, बिल्कुल वाइट ही है, लाइट क्या वाइट ही है, वो है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो जितना कलर लाइट होता गया वहां पे बारिश कम होती जा रही है, राइट। तो इसको ऐसे बस आप देखेंगे और आइडिया क्या लगेंगे कौन कौन सी स्टेट में कैसा होता है। जैसे ये जो एरिया है किसका? ये राजस्थान का है। ठीक है। ये कौन से एरिया? वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं। तो ये कौन से एरिया हो गए? ये हैवी रेनफॉल के लिए नॉर्थ ईस्ट के एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, मेघालय के एरिया, असम के एरिया, अरुणाचल के एरिया, है ना। और ये कौन से हैं?
महाराष्ट्र का है, गोवा है, तमिल, दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज केरला। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैप आप एक बार देख चुके हैं, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की, कि सॉइल कैसे बनती है, और इस प्रोसेस को, जो सॉइल बनती है उस प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। राइट। सॉइल बनती है रॉक से। मान लीजिए एक रॉक है बड़ी सी, है ना, कि जमीन किसकी है, रॉक की बनी हुई है, उससे बारिश आती है, हीट आती है, तो उससे क्या होता है, ग्रेजुअली जो ये रॉक है, ये जिसको बेड रॉक बोलते हैं, जो आपके बेड में, वो टूटने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेकंड वाला है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपको टूटे फूटे पत्थर नजर आ रहे हैं। ये जितना गर्मी और जितनी बारिश ज्यादा होगी उतने टूट के छोटे होते जाएंगे। अब यहाँ छोटे हुए तो क्या हो गया, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के उसको यानी कि मिट्टी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। और ये टाइम के साथ साथ गहरी होती जाती है, यानी कि पहले ऊपर ऊपर से, फिर नीचे से, और नीचे, और यहाँ पे आके और नीचे से क्या बन गया, रॉक टूट के छोटे पार्टिकल्स बन गए। तो ये बन गई पूरी कंप्लीट सॉइल। तो सॉइल ऐसे बनती है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को पेडोजेनेसिस। बट एक बात याद रखिएगा, जो ये पंजाब के एरिया है, हरियाणा के एरिया है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, चाहे बिहार झारखंड है, मोस्टली यहाँ पे सॉइल जो मिलती है उसको बोलते हैं एल्यूवियल, यानी कि वो डिपोजिशन सॉइल है। वो ऐसे नहीं बनी है जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं और ऐसे प्रोसेस से बनी थी, जिसको नदियां अपने साथ यहाँ पर बहाकर ले आई। राइट। तो ऐसे समझेंगे इसको। अब जब मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे पेरेंट मटेरियल, मतलब जिस पत्थर की आप बात करें, जिस रॉक की बात करें, वो कैसा है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो कलर तक डिसाइड कर सकता है। पहला तो ये, जैसे अगर मैं बात करूं, वोल्केनो है, लावा है, वो ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाती है, एक रॉक बन जाती है, उससे जो सॉइल बनेगी वो काले रंग की होगी, काली मिट्टी बनेगी वो, है ना। तो अगर कहीं ब्लैक सॉइल है, इसका मतलब वो वहां पे क्या होगा, पहले लावा। तो ये किसने डिसाइड किया इसका कलर, ये लावा, यानी कि रॉक ने डिसाइड किया। पेरेंट मटेरियल कैसा था। दूसरा, वहां का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु, ये अफेक्ट करता है। गर्मी ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, बारिश कम है। फिर टोपोग्राफी, यानी कि जमीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है या प्लेन एरिया, ऐसे है या ऐसे है, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर पहाड़ होंगे तो जब बारिश गिरेगी तो बारिश नीचे की तरफ चलेगी, तो जो मिट्टी जमी होगी यहाँ पे वो सब बहा के ले जाएगी, तो मिट्टी यहाँ पे कभी इकट्ठी नहीं होगी। और ये जो प्लेन एरिया होंगे, यहाँ पे मिट्टी बारिश में इकट्ठी हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे हैं? जैसे आप सुनते हैं अर्थवॉर्म, केंचुए जो होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मिट्टी को चेंज करते रहते हैं, हेल्प करते हैं विद टाइम। यानी कि कितने साल पुरानी मिट्टी है, जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना ही वो डीप होगी, यानी कि ज्यादा मिट्टी होगी। जितना कम टाइम होगा वहां पे उतने ही रॉक्स ज्यादा होंगी। फिर आता है क्वेश्चन कि इंडिया में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है इंडिया की, उसने इंडिया की मिट्टी को, या इंडिया को मिट्टी के अकॉर्डिंग 8 पार्ट में डिवाइड किया है। मेजर तो कुछ ही है, दो चार ही हैं, बाकी नहीं है। जैसे एल्यूवियल सॉइल, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से देखेंगे, ये जो एरिया कलर कोडिंग मिला लीजिएगा, ये जो आपको नजर आ रही है सारा कलर, ये कौन सा है, ये सारा है एल्यूवियल सॉइल का। ठीक है, यहाँ भी और कुछ कोस्ट में भी नजर आ रहा है। और ये मिट्टी कौन सी है, जो कहीं और से यहाँ पे नदियां अपने साथ ले आई थी और ये जमा कर दी उसने। दूसरी है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जो अभी हम बात कर रहे थे, लावा से बनी, ये सारी जो है ये काली मिट्टी है, जो ग्रे आपको नजर आ रही है यहाँ पे। राइट। तीसरी कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल। ये जो रेड नजर आ रहा है एरिया सारा, ये रेड एंड येलो सॉइल है सारा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी ऐसे ही देख लीजिए, है ना। उसके बाद क्या, लेटराइट। लेटराइट मिट्टी वहां पे पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो और गर्मी भी हो साथ में। तो बारिश कहाँ पे होती है ज्यादा, एक तो मेघालय में, तो आपको मेघालय में ये नजर आएगी। और दूसरा कहाँ पे नजर आएगी, ये मेघालय में। दूसरा जहाँ गोवा, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक के जो कोस्ट, जहाँ पे हमने बात की बहुत बारिश होती है, वहां पे। बाकी तो आप देख लीजिए, एरिड या डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान में मिलेगी। फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल, जो फॉरेस्ट या माउंटेन में मिलेगी। सेलाइन, जिसमें नमक आ जाता है, वो हो जाती है सेलाइन सॉइल, जिसको पंजाब में बोलते हैं कलरी जमीन, कलरी होगी जमीन, है ना। पीटी मार्शी, वो जहाँ पे कीचड़ हुआ होता है, जो समुद्र के किनारे में मिट्टी होती है, वो कीचड़ होता है, उसमें बहुत पानी होता है उसमें, तो उसको मार्श या पीटी सॉइल बोलते हैं। ऐसे नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया की सॉइल हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे
सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी जो कट-फट जाती है बारिश की वजह से, खासकर ढलानों पे, जैसे हिमालय के एरिया हो गए, चंबल आप सुनते हैं, चंबल की घाटियाँ कैसे बनी हैं? कट-फट के बनी हैं। फिर यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इसलिए उसमें ज़्यादा फसल आप नहीं उगा सकते। जैसे रेड सॉइल है, फर्टाइल नहीं है, लेटराइट सॉइल है, फर्टाइल नहीं है। फिर डेज़र्टिफ़िकेशन, जो रेगिस्तान है वो फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो जो मिट्टी है वो आपके यूज़ के लायक नहीं बचेगी जिस पे आप फसल उगा सकें। फिर सैलिनिटी और उसकी जो अल्कनिटी है वो बढ़ रही है। पंजाब में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद नमक निकल आता है मिट्टी में, और वो मिट्टी जो है खराब हो जाती है, उसमें आप फसल नहीं उगा सकते, उसको कहते हैं सैलिनिटी। वेस्ट लैंड बहुत बढ़ रही है, कि जो लैंड है उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर पॉपुलेशन बढ़ गई है, आपको आपकी डिमांड जो फूड की बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गया, तो जो मिट्टी है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है, आप एनक्रोच कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? आप घर बना रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं? ज़मीन पे। वहाँ पे पहले जंगल थे या खेती की जाती थी, और खेती करोगे तो आपने मिट्टी बर्बाद कर दी, आपने जंगल काट दी, मिट्टी बर्बाद कर दी, क्योंकि वहाँ पे आपने घर बना दिया, वहाँ पे आपने इंडस्ट्री लगा दी। तो ये सारी चीज़ जिससे आपकी जो मिट्टी है वो डिप्लीट हो रही है, वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? एक्चुअली क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। होता क्या है इसमें, जो टॉप लेयर है जब वो उतरने शुरू हो जाए, कि मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी है, और जब इसकी ये पहली लेयर जो है पानी में बह जाए, और फिर दूसरी बह जाए, तो ये जो ग्रेजुअली द वॉशिंग अवे, द वियरिंग अवे ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू वाटर और द एयर, उसको हम कहते हैं सॉइल। तो चाहे पानी हो या हवा हो, जो वो मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है उसको रिमूव कर दे, तो वो क्या है? इरोजन का प्रोसेस है। सो वियरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल कैसे होगा? वाटर या विंड से होगा, राइट? किस वजह से होता है? सबसे बड़ा जो कारण है कि हवा और पानी ये बहा के ले जाते हैं, वो तब होता है अगर वहां पे वेजिटेशन नहीं है, घास फूस नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो मिट्टी लूज हो जाएगी और वो पानी में बह जाएगी। अगर वो ढलान ज्यादा है तो ज्यादा इरोजन होगा, ज्यादा बहेगी। अगर ढलान नहीं है फिर नहीं बहेगी, तो ढलान एक कारण है। फिर बारिश जहाँ पे ज्यादा आती है, पानी ज्यादा बहता है, वहां पे अगर आप खेती ढंग से नहीं करते हैं, आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है, तो वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम है। और लास्ट है, फिफ्थ, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मीन्स हम लोग ही इतना कुछ कर रहे हैं। जैसे हम ईंटें बनानी है हमें, तो मिट्टियां खोद रहे हैं हम। हमें माइंस बनानी है ना, लोहा निकालना है, तो क्या कर रहे हैं? अगेन बम लगा लगा के उड़ा रहे हैं चीजों को, तो वो क्या कर रहे हैं? हम मिट्टी को वेस्ट कर रहे हैं। तो सॉइल इरोजन का हम रीजन बन रहे हैं, वो कारण है। और ये सॉइल इरोजन होते कितने तरह का, एक सॉइल इरोजन है स्प्लैश की वजह से। जैसे बारिश पड़ी, ये ड्रॉप गिरी, इसने क्या किया? पानी पे छपाक गिरी और मिट्टी लूज हो गई। उसके बाद जब बारिश आई वो पानी को बहा के ले गई, तो वो हो गया स्प्लैश इरोजन। रिल इरोजन, क्या आपने ये चीज देखी होगी, जब बारिश होती है तो ढलान पे ऐसा ऐसा कुछ ऐसी नालियां सी बन जाती हैं, ये छोटी छोटी गली हैं जिनको बोला जाता है रिल। तो मिट्टी चली गई, बह गई, इरोजन हो गया। किस शेप में हुआ? रिल में हुआ। और अगर ये ज्यादा हो जाए कि इतनी बड़ी बड़ी खाई सी बन जाए, इसको बोलते हैं गली इरोजन। जैसे आप बोलते हैं ना सुखना चो, वो ऐसा ही है। और जो पूरी की पूरी ये लेयर की लेयर ही बह जाए, शीट बह जाए, इसको कहते हैं शीट इरोजन। तो कुछ नाम है जो हमें पता होने चाहिए, राइट? फिर अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम कहें कि हमारा नुकसान हो रहा है, सॉइल जो है वो इरोड हो रही है, तो क्या करना चाहिए? इसको बचाना चाहिए। कैसे बचेंगे? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाइए। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो ज्यादा एक्स्ट्रा ग्रेजिंग करते हैं आप, वो नहीं होनी चाहिए। कि किससे करवाते हैं? एनिमल से। फिर डैम डूम हम कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, उससे प्रॉब्लम आती है। जो आपका खेती करने का तरीका, आपको वो बदलना होगा, कि आपको फसलें जो है बदल बदल के लगानी होगी। स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी होगी, यानी कि लाइन से फसलें लगाइए जो एक दूसरे को बचा सकें, कि एक बड़ी फसल लगा दी वो छोटी को बचाए, कुछ ऐसा। कंटूर फार्मिंग, कंटूर का मतलब यह है कि अगर ढलान है तो कैसे करेंगे? ऐसे कंटूर बना के, जैसे सीढ़ियाँ, स्टेयर्स जैसे ये बना हुआ है, ये जो है ये कंटूर्स हैं। अब जो पानी यहाँ पे गिरेगा वो सीधा नहीं बहेगा, वो ऐसे जैसे सीढ़ियों पे पानी बहता है, उससे पानी की स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ पे इरोजन कम होगा। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चेक कीजिए, यानी कि रोकिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? कि एक जगह लोग खेती करते हैं, यहाँ पे खेती की, यहाँ पे खेती कर ली, अब यहाँ पे फर्टिलिटी कम हो गई, फिर क्या करते हैं? वो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जो पेड़ है उनको काट के और वहाँ पे खेती करते हैं, और ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो यानी कि वो जंगल को काटते रहते हैं शिफ्ट करते हुए। तो ऐसी खेती को रोकने की जरूरत है।
फिर जो आपने प्लोइंग करनी है, जो हल चलाना है, वो सही दिशा में चलाइए। कि हवा चल रही है इधर को, तो आप भी हल इधर को ही चलाइए। अगर आप इधर को चलाएंगे तो आपकी जो मिट्टी ज्यादा उड़ेगी, मिट्टी ज्यादा उड़ेगी तो आपकी मिट्टी जो है लूज हो जाएगी और इरोजन उसका ज्यादा होगा। ये चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से थोड़ी सी नॉलेज रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर अगर हम बात करें इंडिया में जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, कैसी होती है, तो मेजर ये पांच है, आप इनके बारे में देख लीजिए, इस मैप में दिया हुआ है। इस पीपीटी में इसको एनालाइज कर लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, पर मेजर देख लीजिए। हम कहाँ पे हैं इंडिया में, या जो इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पे, ट्रॉपिकल वाले एरिया में। तो इसलिए जो यहाँ के जंगल हैं वो कैसे हैं, ट्रॉपिकल हैं। दो तरह के हैं, एक एवरग्रीन जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, ये वो एरिया है। दूसरे जहाँ बारिश कम होती है, डेसिडुअस, मॉइस्ट एंड ड्राई। डेसिडुअस बेसिकली वो पेड़ होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं पतझड़ में, ताकि उनको पता है बारिश नहीं आएगी, पानी नहीं मिलेगा, तो पानी को बचा के रखना है। तीसरी होती है ट्रॉपिकल में वो झाड़ियाँ, थॉर्न, जिसमें कांटे होते हैं, जैसे बेरी हो गई, बबू है ना, बेरी का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ये हो गया। माउंटेन यानी कि जो पहाड़ों पे होती हैं, टाइडल फॉरेस्ट जो समुद्र के किनारे होते हैं, मार्शी एरिया में। तो इस तरह से जो है वेजिटेशन को क्लासीफाई करते हैं, इस तरह की वेजिटेशन हमारे इंडिया में है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे कल, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।